खाकी के अंदर का सच आया बाहर। लोग मुझसे रोज साक्ष्य करते हैं, हालांकि साक्ष्य करते रहेंगे तो एक दिन मैं वीडियो में बना के सारे साक्ष्य एक साथ चला दूंगा। कांस्टेबल ने 9 यूपी के कैमरे पर खोले कई बड़े राज, अब यूपी में छिड़ गई नई बहस। ऐसा है कि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं केवल उतने ही लोग घूसखोर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत होशियारी से करते हैं और नहीं पकड़े जा रहे हैं। आवाज उठाई तो क्या मिलेगा सस्पेंशन? भ्रष्टाचार पर खड़े हुए बहुत बड़े सवाल। लेकिन पुलिस विभाग जो है एक प्रकार से दमनकारी अभियान के तहत मेरे साथ जो है सस्पेंशन किया है। अब जांच पर टिकी सबकी नजर। सर अगर डरता मैं तो सत्य के रास्ते पे मैं चलता ही नहीं। मैं अपना रास्ता जो है 2000 देकर किसी गार्ड में पड़ा होके आराम कर रहा होता और वहां पे मैं भगवान का नाम जपता था और मैं जपता रहता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले 9 सालों के कार्यकाल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2,21,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का भर्ती हुई है, पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है, चयन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, इस दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस जनता की सेवा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए उतरती है। 1863 में ये पुलिस फोर्स फॉर्म्ड हुई है, लेकिन अब उसके ही भीतर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी पुलिस महकमे के भीतर काम करने वाले सुनील कुमार शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे ना उत्तर प्रदेश में आपका सर। जी जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। आप तमाम जो आरोप लगा रहे हैं उस पर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। जी जी सर मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। वर्तमान नियुक्ति मेरी लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है और सर मैं 2015 बैच का सिपाही हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग अंबेडकर नगर के थाना आलापुर में रही है। उसके बाद मैं सर 112 में भी कार्य किया हूँ कुछ दिन तक और मैंने वहां पे गनर रहा हूँ मैं माननीय सांसद रितेश पांडे जी का। और मेरा सर घर का बैकग्राउंड ये है कि मेरा घर जो है अमेठी जनपद के गौरीगंज के पास में एक मेदन मवई ग्राम सभा है, उसमें राम सेवक का पुरवा एक गांव है, वहां का मैं निवासी हूँ। मेरे परिवार में मेरी माता जी हैं, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है 5 दिसंबर 2023 को। मेरी माता जी हैं, मेरी बहन है जो कि पिताजी हमारे होमगार्ड में नौकरी करते थे तो उन्हीं के आश्रित पे नौकरी करती है, तो वो भी होमगार्ड में है और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। मेरी पत्नी है और वो भी पुलिस विभाग में जॉब करती हैं और मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। बिल्कुल, तो ये आपने पूरा परिचय दे दिया। अब लेकिन जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप सबसे पहले अगर हम शुरुआती आरोप की बात कराएं, एक बड़े आरोप भी आपने भ्रष्टाचार के लगाए, लेकिन शुरुआती आरोप तो भाई छुट्टी का मसला आपने उठाया कि पुलिस कर्मियों को 60 दिन की छुट्टी भी उनके तमाम तरह के कर्म हो जाते हैं तब भी शायद नहीं मिल पाती और अन्य राज्य कर्मियों को 130 दिन के करीब है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने सवाल उठाया कि भाई पुलिस जिस हालत में रहती है थाना में, चौकी में, उनको बहुत बदहाल है, चाहे वो जीआरपी हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो। और अगर कहीं पुलिस जाती है दबिश करने या बरामदगी करने तो जेब से पैसे लगाने तक की स्थितियां आ जाती है। क्वार्टर रहन सहन की हालत पर आपने बात की कि पुलिस दीवान दरोगा के जो रहन सहन की स्थितियां हैं वो खराब हैं। चलिए ये सब चीज तो आम जनता देखती है, लेकिन बड़ी बात आपने कहा कि ड्यूटी लगाने के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं, लिए जाते हैं। कब आपको पहली बार आपसे भी पैसे वसूले गए हैं, कब आपको इसकी भनक लगी? आप 2015 में ज्वाइन किए थे। जी सर मैं 2015 में जब मैं आया था तो पहली बार घूस तो जो, चूंकि मैं ज्यादातर ऐसी जगह पे रहा कि जहाँ पे टीएडीए बरामद करने के लिए जो है उसमें घूस देना पड़ता था। तो अंबेडकर नगर में सर मैं माननीय सांसद जी का गनर रहा तो वहां पे टीएडीए बरामद करने के लिए 10% जो है हमें घूस देना पड़ता था। ये सर एकदम प्रासंगिक, हर व्यक्ति इसको जानता है, कोई मैं नया ज्ञान है या फिर मेरा कोई नया रिसर्च नहीं है कि मैं कोई नया चीज बता रहा हूँ। 10% जो है अंबेडकर नगर में इसका रेट था और जो कि लखनऊ में इसको 20% हो गया है। तो ये सर पहला मेरा वाकया था कि जब मैंने पहली बार जो है इसमें घूस दिया था और 10,000 मैंने जिस बाबूजी को दिया है वो सब इंस्पेक्टर रैंक के थे तो उनके अकाउंट में मैंने दिया था 10,000 रुपया। 1 लाख रुपया मुझे आया था या आने वाला था, ऐसे कुछ था, आ गया था या आने वाला था, तो उसके पहले या बाद मैंने जो है 10,000 रुपया उनके अकाउंट में दिया। तो ये था सर जो है लोग अकाउंट में। ये बात
कब की है ये बात, किस साल की है, अगर आपको याद हो? रितेश ये पांडे सर जी के यहाँ ये जब सर आपकी तैनाती थी। जी सर मैं बता देता हूं कि सर मैं 2019 में माननीय सांसद जी के पास में ड्यूटी में गया था, और 2022 अगस्त में उनके यहाँ से मैं चला आया था। तो इसके बीच का ही होगा, और 10 महीने का है तो निश्चित तौर पे 10 महीना बीतने के बाद ही दिया रहा होऊंगा। तो ये मुझे लगता है कि 19-20 के आसपास की बात तो होगी, आप इस चीज से पीड़ित हो चुके थे 2020-21 के अराउंड, तो आप उस समय क्यों नहीं आवाज बुलंद किए? बिल्कुल बिल्कुल सर, एग्जैक्ट। इसमें सर ये था कि जैसे मैं एक बहुत सामान्य से सामान्य फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो घर की स्थिति भी सर ऐसी थी कि अच्छा, एक चीज ये भी होता है कि पहले आदमी ऐसी स्थिति में नहीं आता है कि मुझे एक भी चीज हुआ तो तुरंत ही मैं उसके खिलाफ बोलना ही शुरू कर दूंगा। पहले आदमी मैनेज करता है, मैनेज होता है, अपनी पीड़ा को दबाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते पे आदमी चलना नहीं चाहता है, आदमी किसी तरह से चाहता है कि कुछ भी मैनेज हो जाए। लेकिन जब मैनेज नहीं हो पाता है और पीड़ा इतनी बढ़ती जाती है कि फिर वो अंतरात्मा में घर कर जाता है कि अब यही करना पड़ेगा, तो फिर आदमी करने के लिए आता है। इसलिए ये सारी चीज हुई, कोई एक दिन की एक पीड़ा से नहीं है, ये क्रमिक पीड़ा है और कई पीड़ा का इकट्ठा हुआ एक पूरा बांध। तो आपके साथी भी दबी, आपके साथी कांस्टेबल, दीवान, दरोगा, आप दबी जुबान में इस तरह की बातें करते हैं पुलिस विभाग की कि भाई करप्शन इतना ज्यादा है, ड्यूटी लगाने पे भी पैसे लिए जाते हैं, ये सब ऊपर तक चलता है, ऊपर के ऑफिसर्स तक जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर बताया था, ये पहला वीडियो ही मैंने बताया था कि जनपद लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन के गणना डी में सर मैं ड्यूटी लगवाने के लिए, गार्डों में ड्यूटी लगवाने के लिए 2,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति महीना देना पड़ता है, गार्डों में यदि ड्यूटी करना है तो उसको फिर गार्ड कमांडर के माध्यम से गणना प्रभारी तक पहुंचाया जाता है। गार्ड कमांडर भी देता है, उसमें गणना प्रभारी के पास आता है, गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट के आरआई महोदय को देता है, आरआई महोदय को फिर उसके बाद फिर ऊपर वो पहुंचाते हैं। यही सर क्रम है, और ये हर व्यक्ति ऊपर जानता कहाँ, है। आरआई से कहाँ जाता है? अगर आपको पूरी प्रक्रिया हो, अब तो आप जनता के लिए ही आवाज उठाए हैं, क्योंकि पुलिस का काम सुरक्षा करने के साथ साथ करप्शन ना करना भी है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। घूस बिल्कुल लेना बिल्कुल देना सर, दोनों जैसे अपराध है। जैसे सर, बिल्कुल बिल्कुल सर मेरा क्या है कि जैसे आरआई साहब तक मैं इसलिए कह देता हूं कि चूंकि मैं गणना में मुझे लगता है कि महीना 1.5 महीना के लिए मुझे वो रजिस्टर जैसे दैनिक ड्यूटी लगती है, तो उसी तरह मुझे रजिस्टर कुछ लिखने उखने के लिए बुला लिया जाता था। तो पीछे मेरे बैठ के जो है हिसाब किताब लोग करते थे, उनको लगता था कि जो है जैसे जो गणना प्रभारी थे वहां पे वो अपना हिसाब किताब बनाते थे कि जो है इतना आरआई साहब को देना है, तो अपना हिसाब जोड़ जाड़ के शाम को ले जाके पहुंचाते थे उनको जो है महीने के अंत में। तो जब मैं था तो उस टाइम एक बार ऐसा आया था कि हिसाब किताब बना के आरआई महोदय के पास पहुंचाने के लिए लोग ले गए थे। तो इसलिए मैं आरआई महोदय तक तो जानता हूं, लेकिन उसके बाद का यही है कि जैसे मैं सुनता था वहां पे पीछे हमारे लोग चर्चा करते थे कि हर जगह जाता है, लेकिन मैं आरआई महोदय तक जानता हूं कि वहां तक जाता था। उस समय तो रेट भी था एक फिक्स, लेकिन अब क्या उससे ज्यादा हमको लगता है बढ़ गया होगा जरूर। उसके ऊपर का सर एक्चुअल में इसलिए नहीं जाना जा सकता है कि कागज भी जो जाता है वो बड़े अभी सिस्टम ताजा से क्या जाता है। घटनाक्रम हुआ आपके साथ? ताजा घटनाक्रम ऐसा क्या हो गया साहब कि अब आप सह नहीं पा रहे, अब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? ये चीजें आपको पता ये थी सर 2020 से, अब ताजा नहीं नहीं घटनाक्रम क्या आपके सर, साथ घटित हुआ? क्या यही यही लखनऊ सर, पुलिस लाइन में कुछ हुआ आपके साथ जास्ती? लखनऊ, ये सर लखनऊ पुलिस लाइन का ही बता रहे हैं, लखनऊ पुलिस लाइन का ही बता रहे हैं हम्म। सर। और एक तो हम्म। मतलब जैसे मैं अभी जब छुट्टी लिया था तो मैंने 45 दिन की छुट्टी लगाई थी, और सीओ हम्म। साहब और जो है आरआई साहब ने 30 दिन की उसमें सैंक्शन किए थे। लेकिन एडीसीपी हम्म। साहब को पता नहीं कौन सा ज्ञान आया कि उन्होंने सिर्फ मेरी 20 दिन की छुट्टी की। यद्यपि मैं हम्म। जो है जो कर रहा हूं मैंने इसी काम के लिए छुट्टी लिया था, लेकिन ये करने से पहले तो उनको नहीं पता हो सकता था ना कि मैं ये करने जा रहा हूं, क्योंकि वो करने के हम्म। बाद उन्हें पता होगा ना। लेकिन मेरा चूंकि हमेशा आप सर पुलिस विभाग के लोगों को ये देखते होंगे रोते हुए कि वो अगर 30 दिन की छुट्टी लगाएंगे तो उनको 10 दिन की छुट्टी मिलेगी,
15 दिन की लगाएंगे तो 5 दिन की मिलेगी। तो ये अनियमितता है और वो मेरे साथ एक ज्वलंत रूप से आप तत्कालिक देख भी सकते हैं कि 45 दिन की मैंने लगाया और 20 दिन की मुझे मिली। आपने सीधे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दरख्वास्त की, प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए कह रहे हैं कि भाई 12 पुलिसकर्मियों को वहां से हटा दिया गया जिससे जांच प्रभावित ना हो। आपने छुट्टी का मसला बताया, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाए, क्वार्टर के हालात कैसे हैं। लेकिन ये जो घूस वाली बात आपने कही है, यही गले की हड्डी बन गई उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अब देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। अखिलेश यादव तो आपको क्रांतिकारी बता ही रहे हैं इस पर। मैं सर देखें, अगर न्याय संगत बात हो, अगर सही से अगर उसमें सुधार करने की बात हो, तो मेरे साथ तो फूल माला के साथ जो है मेरा सम्मान होना चाहिए था। लेकिन पुलिस विभाग जो है एक प्रकार से दमनकारी अभियान के तहत मेरे साथ जो है सस्पेंशन किया है, जबकि इसमें उन्हें जैसे लोग ऐसे लोग कम होते हैं जो फूल माला के साथ स्वागत कहाँ होना चाहिए? पुलिस महकमे के बीच होना चाहिए या जनता के बीच? क्योंकि आप नेता के बीच रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति में भी आप जाने का सोच रहे हो? चूंकि मैं पुलिस विभाग की मदद कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पे पुलिस विभाग के द्वारा हमें फूल माला से सम्मानित किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने जो है आया और ये बात वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया, तो निश्चित तौर पे जो है ये हमारी बात को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए था और मुझे सम्मानित किया जाना चाहिए था। बिल्कुल, देखिए पुलिस महकमा आपको करे या ना करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आपको जरूर सम्मानित कर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है लगातार, क्योंकि जो करेज आपने दिखाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत कम कर्मचारी हैं जो इस तरह की बातें खुलेआम कहते हैं, दरख्वास्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके भीतर की सच्चाई सामने ला रहा है तो उस सच्चाई के हिसाब से एक्शन करना चाहिए, जिससे कि पुलिस की छवि जो है वो और भी साफ सुथरी हो। लेकिन करप्शन का आरोप बड़ा आरोप है। तो अब ये बताइए साहब, आपकी भी तो ईएमआई होगी, लोन होगा, कैसे अब करेंगे? सर एक बात मैं और जोड़ दूं कि हर भारतीय का ये सपना है कि मां भारती की तरक्की में अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 1% भी हो सकता है, 0.001% भी हो सकता है, तो निश्चित तौर पे होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार जैसी चीजों से जो छवि धूमिल हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की, लोग मुझे जो है जब मेरा सस्पेंशन किया गया तो उसमें एक आरोप लगाया जा रहा है कि मैं छवि धूमिल कर रहा हूं। मैं आपसे या पूरे भारत देश के सभी सम्मानित साथियों से मैं पूछना चाहता हूं कि कोई जो करप्शन कर रहा है वो छवि धूमिल कर रहा है, कि वो जो छवि धूमिल जो करप्शन को उजागर कर रहा है वो छवि धूमिल कर रहा है? मुझे लगता है कि तात्कालिक बातें ये हो सकती हैं कि मैं छवि धूमिल कर रहा हूं, लेकिन मैं छवि को साफ करने का प्रयास कर रहा हूं। जो भारत की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है बेचारी, थाने पे जाती है और न्याय की ललचाई भरी नजर से न्याय की उम्मीद करती है और न्याय नहीं हो पाता है उसके भ्रष्टाचार की वजह से। तो मैं उन सभी के लिए, मैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे सपना भी है जीरो टॉलरेंस का, तो मैं उन सपने को जो है, जो लोग वहां तक बात नहीं पहुंचाना चाहते, मैं जो यहाँ ग्राउंड पे हो रहा है मैं उसको पहुंचा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी तक। मुझे लगता है उन तक बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे उस पर नकेल कसेंगे। वो एक दिव्य व्यक्ति हैं। बिल्कुल, देखिए सुनील कुमार शुक्ला एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसे उत्तर प्रदेश में तैनात करीब 406 आईपीएस अधिकारी जो हैं उनको गौर से सुनना चाहिए। 963 से ज्यादा करीब पीपीएस अधिकारी हैं, उनको सुनना चाहिए। एक करीब 3 लाख से ज्यादा जो नॉन गेजेटेड अधिकारी हैं, ऑफिसर्स, उनको सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल पुलिस की गरिमा का है। पुलिस पर अब जब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश वासियों का विश्वास बढ़ने लगा है, उसमें फिर अब ऐसी बातें आए कि भाई देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, पुलिस आ गई, ठिकाने लगा दिया है। जहां जहां कानून व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ नहीं था, वहां उत्तर प्रदेश पुलिस अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर महकमे के पीछे इस तरह से भ्रष्टाचार चलता रहेगा, आप सोचिए कि 44,000 करोड़ का करीब उत्तर प्रदेश पुलिस का बजट है। क्या वो पैसे कम पड़ जा रहे हैं कि भाई अभी जब पुलिस जाए बरामदगी के लिए तो उसको अपनी जेब से पैसे लगाने पड़े? फोर्स कम है, उसके लिए लगातार पुलिस भर्तियां हो रही हैं। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जरूर इस पर विचार करेंगे, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो योगी आदित्यनाथ से आपको उम्मीद है? मतलब बिल्कुल सर, मुझे अगर आप जाके हमारे गांव में, हमारे परिवार में जाके चेक करवाएंगे, तो चूंकि राजनीतिक चर्चा करना थोड़ा सा, मैं पुलिस विभाग में हूं तो सर मैं उसमें प्रासंगिक थोड़ा कम समझता हूं। लेकिन सर आप जो है जाके हमारे गांव, हमारे परिवार, हमारे घर की पृष्ठभूमि निकालेंगे तो आपको ये सर पता चलेगा कि मेरे घर, मेरे परिवार की उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी
पर कितनी ज्यादा है, और मुझे ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी के अरे ऊपर है। साहब, और वहां हमें अखिलेश यादव एक्स पे लिख रहे हैं, आपको क्रांतिकारी कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही का हाथ पकड़ लें, कहते हैं आप भी आ जाओ हमारे साथ, पीड़ित हो, दुखी हो, अपमानित हो तो? जी सर, ऐसा वो भी हमारे प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं। सर वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन सर मेरा जो है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास रखता हूं, पूरी आस्था है मेरी, और मैं जानता हूं कि निश्चित तौर पे मेरे साथ, पूरे पुलिस परिवार के साथ न्याय होगा। इसी उम्मीद में, और लोग जो छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार करके, मैं वही चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और नकेल कसी जाए इनके ऊपर। मैं उसी क्रम में आपने एक चर्चा किया था बजट से संबंधित, तो आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। तो हमारे यहाँ जो ये रायबरेली के अंदर जो पुलिस लाइन के अंदर आवास हैं, बैरिक हैं, इनके जीर्णोद्धार के लिए ग्रांट मिली थी। तो इसमें सर पेंट वगैरह करने के लिए, कहीं पे जो है प्लास्टर गिर गया है, कहीं पे कुछ टूट फूट गया है, तो उसके सुधार के लिए तो हमारे यहाँ सर काम इतना हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं सर आपके माध्यम से, केवल बाहर की दीवारों पे चूने से पुताई हो गई थी, और 2-3 बार बारिश हुआ तो वो भी निकल गया, ये पता नहीं। और अंदर की दीवारें और जो पीछे की दीवारें हैं, ऐसा लगता है कि वो सरकारी दीवारें नहीं है, केवल बाहर की दीवारें, जो सामने की दीवारें हैं वही सरकारी दीवार हैं, बाकी सब प्राइवेट और हमारी दीवारें हैं, कि उसको मुझे व्यक्तिगत तौर पे करना पड़ेगा। ये सर मेरी पीड़ा है, इसलिए तो पीड़ा है। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था? सीधे आपको लगा कि भैया आप आ जाते हैं, कैमरा लेकर के अपनी बात कहते हैं, सीधे जनता से बात करते हैं। कहीं सुनवाई आपकी नहीं हो रही थी? आपने बड़े अधिकारियों को भी तो बताया होगा ये सारी बातें। निश्चित तौर पे सर मैंने कई बार एप्लीकेशन देने का प्रयास किया, कई बार मैंने गोपनीय तरीके से एप्लीकेशन दिया, और मैंने सर कम से कम 100 बार आरटीआई किया है चीजों में। लेकिन सर मुझे जो है ऐसे लगा कि जो है चीजें ठीक ढंग से ऐसे नहीं हो पा रही, और सर एक गलती हमसे हुई है। नहीं तो जवाब क्या मिलता था? रिस्पांस, सीनियर ऑफिसर्स रिस्पांस क्या करते थे? आपके विषय में जान जाते थे, आपकी शिकायतों के बारे में हाँ जी, रिस्पांस सर बिल्कुल उदासीन रहता था। मैंने सर कई बार, हमारा ये जहां पे मैं निवास कर रहा हूं, जिस सरकारी आवास में मैं हूं, अपनी पत्नी को आवंटित है जो, वहां पे सर आवास की स्थिति ऐसी है कि कहीं से भी गिर जाता है। आप कहेंगे तो मैं कैमरा घुमा के जगह जगह पे दिखा भी दूंगा सर। जो है जगह जगह पे सर हमारी पत्नी के ऊपर अंदर की ही छतें गिर गई, तो मैं वो भी दिखा दूंगा आप कहेंगे तो। अब मैं इसके बारे में फोन करके और एप्लीकेशन देकर बताया, लेकिन सर कोई देखने तक नहीं आया घर पे। कि बनाना ना बनाना एक बात थी, कोई इतनी संवेदना लोगों की गिर गई है कि वो देखना तक आपने क्या सोचा है फिर? सिस्टम से लड़ने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए, आप सिस्टम के भीतर थे, आवाज उठाए, कुछ नहीं हुआ। अब आप सीधे हुंकार भर दिए हैं, जनता के बीच आ चुके हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ से आपने दरख्वास्त की है, प्रार्थना की है। अब आपने आगे क्या सोचा है? मुझे जो है पूरी उम्मीद है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, और हमारे मुखिया, मैं उनके परिवार का एक हिस्सा हूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर, वो निश्चित तौर पे हमारे साथ न्याय करेंगे। उन तक बात आपके माध्यम से पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पे उन्हीं से उम्मीद है मुझे, और कुछ मैंने नहीं सोचा है, बस अपनी बात पहुंचाने का ही सोचा है। नहीं देखिए, न्याय अब यहाँ पर दो तरह का न्याय हो गया। एक तो पुलिस महकमे के भीतर जो भ्रष्टाचार है उस पर नकेल कसना है उत्तर प्रदेश सरकार को। दूसरा, आपके साथ क्या होना है? क्योंकि आप तो उद्दंडता, अनुशासनहीनता, ऐसा कुछ इमेज बन गई है आपकी। हाँ, लोगों का सर अगर एक बायस सोच से, एक पूर्व धारणा से सोच से अगर सोचेंगे तो ये सोच सकते हैं कि मैं उद्दंड हूं। लेकिन अगर गहराई से बैठ के एक रात मेरे लिए सोचेंगे तो ये उनको, उनके अंदर भी पीड़ा शुरू हो जाएगी कि सुनील शुक्ला के साथ जो हो रहा है या जो मैं करना चाहता हूं वो गलत है। मैं तो चाहूंगा एक बार वो जो अधिकारी हमारे बारे में सोच रहे हैं, एक दिन 1 घंटे के लिए मेरे बारे में सोचें, और ये इस बात पे भी सोचें कि यहाँ किसी का परमानेंट जो है स्थान नहीं है मां भारती के गोद में। आप एक टाइम आएगा तो आप ही कह रहे हैं चढ़ावा जाता है, ऊपर तक जाता है, तो अधिकारी कहाँ सोचेगा फिर आपके बारे में? सुनील कुमार शुक्ला जो कह रहा है, कहने तो मेरा मानना ये भी है, जांच नहीं हो रही।
मेरा हाँ। मानना यह भी है सर कि 80 से 85% लोग, चाहे वो सिपाही हो, दीवान हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, वो ईमानदार हैं। केवल 10-15% लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से ये सारी व्यवस्थाएं जो है भ्रष्टाचार का, आगे भ्रष्टाचार दिखता है, पीछे हम लोग दिखते हैं। केवल ये समस्या केवल 10-15% लोगों की वजह से है। मुझे लगता है ये परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया है शायद, क्योंकि आप सोचिए ये ना, सर आप क्योंकि ये 10-15% पूरा सिस्टम चला ले रहे हैं, तब तो ये 80% लोग तो मुर्दा ही होंगे फिर। नहीं सर, 10-15% लोग ही हैं। मैं चूंकि कोरोना टाइम पे देखा सर कि ऐसे लोग थे जो अपनी माता पिता को स्वयं नहीं छूना पसंद कर रहे थे। पुलिस के लोगों ने अपनी जान में जोखिम रख कर, जान जोखिम पे रखे, उन्होंने अपनी माता से ज्यादा सेवा किया इस समाज का। और हम स्वयं 112 में सर नौकरी करते थे। कभी अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता था रात में, तो मैं सर एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करता था, उसी गाड़ी में लाद के ले जाके मैं 100-110 की स्पीड में बोलेरो को भगा के, हम लोग ये नहीं देखते थे कि क्या हो सकता है, ले जाके हॉस्पिटलाइज कराते थे। तो मैं उस चीज को समझता हूं कि पुलिस कितना मदद करती है। हम आप यहाँ पे सही ढंग से बात कर पा रहे हैं, इसीलिए तो सवाल बड़ा हो जाता है सुनील जी, इसीलिए जो कर्तव्य पुलिस का है, जो सुरक्षा देने का काम है, जो उनका संकल्प है। आपने कहा कि जैसे पुलिस कर्मी तैनात रहा कोरोना के दौरान, उसी तरह डॉक्टर, मीडिया कर्मी और तमाम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिनको 24 घंटे काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो अपना काम कर रहे थे बखूबी। इसीलिए सवाल और बड़ा होता है कि भाई अगर जिन्हें हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया, अगर वो करप्शन करके आगे बढ़ रहे हैं और सिस्टम के जी भीतर इस तरह से बड़ा करप्शन है, तो फिर हमारे बारे में उन्हें कब कितना सोच, जो वो खुद ही पीड़ित है कि भाई उसको छुट्टी नहीं मिल रही, क्वार्टर की हालत खराब है जहां वो रहता है, या फिर जहां वो ड्यूटी करता है वहां पे उसको बुनियादी सुविधाएं उस तरह से नहीं मिल रही, यहाँ पर ये सब कहना है। अब वसूले जाते हैं उससे पैसे ड्यूटी लगाने तक के नाम पे, ऊपर तक जा रहा है और सिस्टम में कोई सुनवाई नहीं है, और कोई अगर आवाज उठाता है तो निलंबित कर दिया जाता है आपकी तरह। तो ऐसे में सवाल और बड़ा हो जाता है। जी तो इसीलिए मैं जानना सर, चाह रहा हूं कि अब आपने आगे क्या सोचा है। बिल्कुल मैं बताता हूं सर। जो करप्शन है उसके बारे में मैं साक्ष्य के रूप में आपको बताता हूं। लोग मुझसे रोज साक्ष्य करते हैं, हालांकि साक्ष्य करते रहेंगे तो एक दिन मैं वीडियो में बना के सारे साक्ष्य एक साथ चला दूंगा। लेकिन मैं सर एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे जो हमारी विजिलेंस की टीमें हैं, आप देखिए ना, 5 दिन बीतता नहीं है वो किसी न किसी को पकड़ती हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो जीरो टॉलरेंस का है कि किसी प्रकार का इस तरह की अनियमितता ना होने पाए, तो सर ठीक है। पकड़ती हैं। तो इससे तो क्लियर हो जाता है ना सर, घूस लोग ले रहे हैं तभी तो पकड़े जा रहे हैं। अगर नहीं ले रहे होते तो कैसे पकड़े जाते। हाँ, ऐसा है कि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं केवल उतने ही लोग घूसखोर नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत होशियारी से करते हैं और नहीं पकड़े जा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसका सुधार केवल ट्रांसपेरेंसी से हो सकता है, कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से हो सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर में बांध दिया जाए लोगों को कि केवल वो छटपटा सके लेकिन वो भ्रष्टाचार कर ना सके, जैसे प्राइवेट सेक्टर अब ड्यूटी लगाने के लिए कह रहे हैं कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। पहले ये सुविधा नहीं थी, पहले कैसे आप लोग ड्यूटी लगाते थे, हाजिरी होती थी? नहीं थी सर। अभी अभी भी मैं आपको सर बताऊं कि मुझे लगता है कि हमारे अधिकारियों को मेरा सम्मान इसलिए भी करना चाहिए कि जैसे 4.5-5 लाख का हमारा पुलिस बल है, तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसको ड्यूटी लगाया जाता है कि आप जाके गोपनीय तौर से देखिए कि क्या कर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं तो सारी चीजें बता ही रहा हूं, मैं तो इतना ओपनली बता रहा हूं कि आप उसमें सुधार कीजिए। तो मुझे तो इसीलिए, हमको लगता है इसीलिए कि मेरी ड्यूटी कर देनी चाहिए कि आप यही देखिए कि कहां पे क्या दिक्कत हो रही है, आप सीधा मुझे बताइए, उसमें सुधार हो। लेकिन मुझे इसके लिए दबाने का प्रयास हो रहा है, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति का मां भारती के प्रति जो है एक ऋण है और उस ऋण को अदा करना पड़ेगा। और जो भी अनियमितताएं हैं उसमें सुधार करने का जो प्रयास है, जो मैं बता रहा हूं, उसमें सत्यता है, हर व्यक्ति जानता है। उसको आप खत्म करिए, उसको सुधार करिए, ट्रांसपेरेंसी करिए, जिससे जनता का विश्वास भी बने। और सर मैं एक चीज और बताता हूं, जब आप शपथ ले रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर में थे, वो अधिकारी को मैं यहाँ से सल्यूट करना चाहूंगा, आपको भी सल्यूट करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता भी आपको सल्यूट करना चाहिए। लेकिन बाकी जो आपके साथी हैं, क्या वो शपथ लेते समय भूल गए इन चीजों को कि हमें जनता के हित की रक्षा करनी है, हमें जनता की सुरक्षा करनी है, हमें करप्शन नहीं करना है? थोड़ा बताएं ट्रेनिंग सेंटर की बातें, शपथ जब आप ले रहे थे। जी सर। हमारे साथ सर 302 लोग थे। एक नंबर थोड़ा सा वैसा हो रहा है, 302 लोग थे हमारे साथ में ट्रेनिंग में।
और सर इतने जी। अच्छे लोग थे। मैं ज्यादातर लोगों को, चूंकि हमारा जो है हमसे लोग परिचित भी थे, तो 302 के 302 में मैं अब ये नहीं कह सकता, हो सकता है कुछ लोग घूस में पकड़ लिए गए हों, लेकिन सर बहुत अच्छे लोग थे, बहुत ईमानदार लोग। मैं आज भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 85 से 90% लोग जो है, 85% लोग बहुत ईमानदार और अच्छे हैं। मेरे पास तो सर, मैं सबसे पहले अपने गुरुजी का नाम लेना चाहूंगा सर। हमारे आरटीसी प्रभारी रहे, मैं उनका नाम लेके मैं भावुक हो जाता हूं सर। अमर बहादुर सिंह यादव सर, अमर बहादुर सिंह यादव जी इतने दिव्य व्यक्ति थे कि वो कभी मेस में आते थे तो एक मटर का दाना गलती से नहीं खाते थे। तो उनकी जो छाप थी, मेरे पिताजी ने भी मुझे कसम दिलाया था कि एक भी पैसा जो है घूस का नहीं लेना है, कभी भी मत लेना, चाहे 10 रुपया मिले तब भी मत लेना। मैं कभी सर, मैं कसम पिताजी ने पहले रखाया था। लेकिन हमारे गुरुजी भी थे अमर बहादुर सिंह यादव जी, वो जहां भी होंगे मैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी ईमानदारी का मैंने सीखा है वो भी एक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक हमारे आईटीआई सर थे, राम विशाल तिवारी सर, वो भी बहुत तो अच्छे। डर नहीं लग रहा अब आपको आगे? अब आपको डर नहीं है कोई? अब आगे जो होगा देखा जाएगा। सर अगर डरता मैं तो सत्य के रास्ते पे मैं चलता ही नहीं। मैं अपना रास्ता जो है 2000 देकर किसी गार्ड में पड़ा होके आराम कर रहा होता और वहां पे मैं भगवान का नाम जपता था और मैं जपता रहता। लेकिन मैं सर, मुझे ये लगता है कि कर्म भी कभी कभी माँ भारती के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जो आदमी सच्चा व्यक्ति हो और माँ भारती से प्रेम करता हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे रास्ते पे चलना पड़ेगा, चाहे वो भले तलवार की धार पे चढ़ना जैसा हो, लेकिन आप बिल्कुल तलवार की धार पर भी चलना पड़े तो चलिए, क्योंकि कर्तव्य की बात है, देश की बात है, देश की जनता की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है। हम एक बार फिर से आपको सैल्यूट करते हैं सुनील कुमार शुक्ला जी। आपके पिताजी ने आपको ईमानदारी की कसमें खिलाई थी और उसको आप आज भी याद रखे हैं, ये एक बड़ी बात है। तमाम आरोप आपने लगाए हैं पुलिस महकमे में, लेकिन ये वही सुनील कुमार शुक्ला है जो कि हमारे सामने जब बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि 85 से 90% पुलिस वाले ईमानदार हैं। अब मेरी प्रार्थना ये है, ये सवाल भी है कि ये जो 10% पुलिस वाले हैं जो करप्ट बताए जा रहे हैं, 15% पुलिस वाले करप्ट बताए जा रहे हैं, आखिर ये 85% पुलिस वाले सिस्टम को हाथ में क्यों नहीं लेते हैं अगर वो ईमानदार हैं? यही सवाल है। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।